हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल आरपीएम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग आईटीआई मैकेनिकल के तहत फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे या फिर पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एनटीपीसी, डीएमआरसी, यूपीआर बीएनएल, एचएल, बोरिंग टेक्नीशियन, इसरो एंड अदर टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वह 37 है। अगर दोस्तों इससे पहले कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर चूड़ी होती है। जो लेथ मशीन में होता है उसके लीड स्क्रू पर चूड़ी जो होती है वह कौन सी चूड़ी होती है? ऑप्शंस हैं बटरस थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड या फिर वी थ्रेड। तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर जो चूड़ियाँ होती है वह दोस्तों एक्मे थ्रेड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये एक्मे थ्रेड का जो एंगल होता है, इस थ्रेड का जो एंगल होता है एक्मे थ्रेड का, वो होता है 29 डिग्री होता है इसका एंगल। और जो डेप्थ होता है, जो इसका डेप्थ होता है वो होता है 0.5 इंटू पिच प्लस 0.002 होता है। यही इसका डेप्थ होता है दोस्तों। और इसका जो पिच होता है वह पिच क्या होता है? तो पिच बराबर दोस्तों होता है 1 नंबर ऑफ थ्रेड, यानी कि नंबर ऑफ थ्रेड प्रति इंच में होता है दोस्तों। जो इसका पिच होता है 1 नंबर ऑफ थ्रेड प्रति इंच। और जो इसका एक में थ्रेड का जो एंगल होता है वह 29 डिग्री होता है। और जो इसका डेप्थ होता है वह 0.5 इंटू पिच प्लस 0.002 इसका डेप्थ पिच ये इसका डेप्थ होता है। और जो पिच होता है 1 नंबर ऑफ थ्रेड प्रति इंच होता है। और इसका एंगल 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाफ्ट पुल्ली में की, शाफ्ट और पुल्ली जो होती हैं उसमें की को फंसाने के लिए कौन सा ग्रू कटा होता है? जो ग्रू कटा होता है उसे क्या कहते हैं? उस ग्रू को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्लॉट, ऑप्शन बी है ग्रू, ऑप्शन सी है कीवे या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो शाफ्ट और पुल्ली में जो कीवे फंसाने के लिए ग्रू कटा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्रू भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिविटिंग के लिए होल की काउंटर सिंकिंग की जाती है। जो रिविटिंग के लिए होल की जो काउंटर सिंकिंग की जाती है उसका एंगल दिया है दोस्तों, वो कितने डिग्री पे किया जाता है? तो ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 90 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 80। तो जो रिवेटिंग के लिए अलग अलग चीज़, अलग अलग के लिए अलग रिवेटिंग होती है, सिंकिंग की जाती है काउंटर सिंकिंग होल की। तो रिवेटिंग के लिए जो सिंकिंग की जाती है उसका एंगल कितना होता है? तो उसका एंगल होता है 75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो स्क्रू नट के लिए प्रयोग किया जाता है वो 90 डिग्री का प्रयोग किया जाता है स्क्रू थ्रेड के लिए। स्क्रू थ्रेड के लिए 90 डिग्री का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रिल किए एक सुराख का फिनिशिंग किस टूल द्वारा किया जाता है? जो ड्रिल किया हुआ होल या सुराख जिसको बोल रहे हैं, ड्रिल किए हुए एक सुराख यानी कि होल की फिनिशिंग किस टूल द्वारा किया जाता है? जो ड्रिल किया हुआ होल है उसकी फिनिशिंग किससे की जाती है दोस्तों? तो उसकी फिनिशिंग किससे की जाती है? तो रीमर से की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी मशीन को ओवरहॉलिंग से क्या तात्पर्य है? किसी मशीन को ओवरहॉलिंग से क्या तात्पर्य है? दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी अजमेर के एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में। ऑप्शन नंबर ए है मशीन की पेंटिंग करना, ऑप्शन नंबर बी है मशीन की ऑयलिंग करना, ऑप्शन सी है इसकी मरम्मत करना या फिर ऑप्शन नंबर डी है
मशीन के पुर्जों को अलग अलग कर उसकी सफाई करना तथा खराब पुर्जों की जगह नए पुर्जे लगाना, ऑयलिंग करना तथा पुर्जा को जोड़कर पुनः मशीन तैयार कर लेना ही क्या कहलाता है दोस्तों। तो किसी मशीन की ओवरहॉलिंग से क्या तात्पर्य है, तो उसका तात्पर्य यही है कि मशीन के पुर्जों को अलग अलग कर उसकी सप्लाई करना, खराब पुर्जों की जगह नए पुर्जे लगाना, ऑयलिंग करना तथा पुर्जों को जोड़कर पूरा मशीन तैयार कर लेना ही ओवरहॉलिंग कही जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर और परास मतलब कार्बोरेटर में कितना रेंज की परास में वायु ईंधन अनुपातित की आपूर्ति करता है। परास यानी कि रेंज होता है। पेट्रोल इंजन में कितने रेंज कार्बोरेटर कितना तक वायु और ईंधन के अनुपात आपूर्ति करता है दोस्तों। तो कितना करता है, वह करता है 9:1 से 16:1 तक करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी इंजन या मशीन के विभिन्न अवयवों में ग्रीस को धार के रूप में किस यंत्र का उपयोग होता है। किसी इंजन या मशीन में विभिन्न अवयवों में ग्रीस को धार के रूप में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र से ग्रीसिंग की जाती है, तो वह प्रक्रिया क्या है दोस्तों। तो वह प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है ग्रीज गन, ऑप्शन बी है ग्रीज फिल्टर, या फिर ऑप्शन नंबर ग्रीज पुशर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्रीजर। तो जो उस मशीन उस यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रीस गन कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्लिप गेज का आकार क्या होता है। जो स्लिप गेज होती है, स्लिप गेज, उसका आकार क्या होता है। तो इसका जो स्लिप गेज दोस्तों क्या होता है, स्लिप गेज को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे जॉनसन गेज के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्लिप गेज को किस नाम से जाना जाता है, तो जॉनसन गेज के नाम से जाना जाता है। और भारत में दोस्तों, भारत में मीट्रिक प्रणाली में M112 जो मीट्रिक प्रणाली में वो M112 यानी कि 112 सेट में प्रयोग किया जाता है, जो 4 ब्लॉक में होते हैं। जो 112 सेट होते हैं उसको कितने ब्लॉक में बांटा रहता है, तो 4 ब्लॉक में बांटा रहता है दोस्तों। पहले ब्लॉक में क्या होता है, तो फर्स्ट ब्लॉक में कितने पीस रहते हैं, तो 9 पीस रहते हैं। सेकेंड ब्लॉक में दोस्तों कितना पीस रहता है, तो 49 पीस रहता है। थर्ड में कितना रहता है, थर्ड में रहता है 49। और जो फोर्थ होता है दोस्तों, फोर्थ में जो रहता है उसमें 4 पीस रहते हैं। और ये सब करके दोस्तों यह टोटल कितना हो जाता है, तो 111 हो जाता है। और प्लस 1 जोड़कर इसको 112 सेट में बनाया जाता है। और यह प्लस 1 जो अलग से जोड़ा जाता है, उसका जो रेंज होता है दोस्तों, यही पूछता है पेपरों में। तो उसकी जो रेंज होती है +1 की, उसमें 0.0005 mm की यह एक होती है गेज। तथा दोस्तों इसके अतिरिक्त जो गेज होता है, यह 3 प्रकार के गेज प्रयोग किए जाते हैं। एक वर्कशॉप गेज हो जाता है, एक इंस्पेक्शन गेज हो जाता है, और एक मास्टर गेज। यह कितने प्रकार के गेज होते हैं स्लिप गेज, तो 3 प्रकार के होते हैं, वर्कशॉप, इंस्पेक्शन और मास्टर गेज। और इसकी जो गेज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, वही क्वेश्चन में पूछा है कि आकार क्या होता है। तो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात रहता है दोस्तों, वह यानी कि ये अनुपात उसका 30 हो जाता है, और यह अनुपात उसका 10 हो जाता है। तो 30×10 mm होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हवाई जहाज तथा पोतों की गति, हवाई जहाज तथा पोत की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है।
100 नॉट की गति होगी। जो हवाई जहाज तथा जो पानियों में चलते हैं जहाज, पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। तो 100 नॉट की गति कितनी होती है दोस्तों? तो 1 नॉट में कितना होता है? तो 1 नॉट बराबर 1.15 मील प्रति घंटा के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 नॉट की गति कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 115 मील प्रति घंटा के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, फोर्ज एनविल को निहाई भी कहते हैं। जो फोर्जिंग में एनविल प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो निहाई भी कहते हैं। इसे निम्न में से किससे बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कास्ट स्टील, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी है माइल्ड स्टील, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कार्बन स्टील। तो फोर्ज एनविल को निहाई भी कहते हैं और इसे निम्न में किससे बनाया जाता है? तो यह कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए हार्डनिंग प्रोसेस, कठोरीकरण प्रक्रिया के दौरान द हाइपोइलेक्ट्राइड स्टील इज हार्डेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस एबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कोलेड। मतलब कि कठोरीकरण प्रक्रिया के दौरान हाइपोइलेक्ट्राइड स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से ऊपर 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तथा फिर ठंडा किया जाता है। ऑप्शन है अचल वायु, किस में ठंडा किया जाता है दोस्तों? यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है अचल वायु में, ऑप्शन नंबर बी उचित माध्यम में अचानक ठंडा करके, ऑप्शन नंबर सी है फर्नेस में धीरे धीरे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तापमान पर धीरे धीरे और समान रूप से। कक्ष के तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर पे धीमे धीमे और समान रूप से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कठोरीकृत प्रक्रिया में दौरान हाइपोइलेक्ट्राइड स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से ऊपर 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तथा फिर किस में ठंडा किया जाता है? तो उचित माध्यम में अचानक ठंडा करके यह कठोरीकरण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सडनली इन सुटेबल कूलिंग मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, खराद पर डायल का पीछा करने का उद्देश्य प्राप्त करना है। खराद पर डायल का पीछा करने का उद्देश्य प्राप्त करना है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि जो पीछा करना है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो प्रत्येक कटाई की शुरुआत में धागे को ठीक से उठाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन वाशर का सही व्यास। जो प्लेन वाशर होता है दोस्तों, जो प्लेन वाशर होता है उसका सही व्यास पूछ रहा है, कितना होता है? तो इसका जो प्लेन वाशर का जो व्यास होता है दोस्तों वह होता है 2D, यानी कि डायमीटर को 2 से गुणा करेंगे प्लस 3 mm प्लस करेंगे, यानी कि प्लेन वाशर की सही व्यास क्या होता है? तो 2D प्लस 3 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो वाशर प्राय बनाए जाते हैं वह कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील के बनाए जाते हैं। जो वाशर बनाए जाते हैं वह कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील के बनाए जाते हैं। दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेक्निकल RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप रिंच के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो पाइप रिंच होता है उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन क्या देखना है? तो कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को छांटना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसके परास में फिट होने वाले किसी भी व्यास के पाइप के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। दोस्तों इसका पाइप रिंच का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि यह सही है। ऑप्शन बी में है, प्रथम होल्ड पूरा करने के बाद दूसरे के लिए इसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ज़रूरत पड़ता है उसे। तो
कौन सा असत्य है, तो यही को हो सकता है दोस्तों, असत्य होगा। फिर आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, ठोस और खोखले दोनों प्रकार के पाइपों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ठोस और खोखले के लिए भी प्रयोग किया जाता है पाइप रेंच का। और जो ग्रिपिंग के बाद पाइप को यह किसी भी दिशा में घूर्णन करा सकता है ग्रिपिंग के बाद, तो ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। यानी कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी, यह कथन गलत है। तो यह इस क्वेश्चन के हिसाब से यह क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट फाइलिंग का उपयोग होता है, ड्राफ्ट फाइलिंग का उपयोग किया जाता है, चाहे उपयोग होता है, किस पे होता है दोस्तों, तो सतह की फिनिशिंग करने व जो सतह की फिनिशिंग करने व ऊंचे स्थान को दूर करने के लिए लास्ट में ड्राफ्ट फाइलिंग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। टू स्ट्रोक इंजन होते हैं, जो टू स्ट्रोक इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक टू स्ट्रोक में और एक 4 स्ट्रोक में। तो जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं वह कैसे होते हैं, तो वाटर कूल्ड होते हैं, एयर कूल्ड होते हैं, ऑयल कूल्ड होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं दोस्तों वह एयर कूल्ड होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एयर कूल्ड। यानी कि जो बाइकों में इंजन प्रयोग किया जाता है वह टू स्ट्रोक इंजन होता है। अब 4 स्ट्रोक इंजन यानी कि मारुति, बस, कार, इसमें प्रयोग किया जाता है, तो वाटर कूल्ड उसमें रहता है, कूलेंट का उसमें प्रयोग किया जाता है 4 स्ट्रोक इंजन में, और 2 स्ट्रोक इंजन में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव कंसिलेशन टाइप मफलर में एग्जॉस्ट गैसों के गुजरने का रास्ता कितने भागों में बटा होता है। जो वेव कंसिलेशन टाइप के मफलर होते हैं उसमें एग्जॉस्ट गैसों को गुजरने के लिए कितने रास्ते बने होते हैं, तो उसमें 2 रास्ते बने होते हैं, यानी कि 2 उसमें एग्जॉस्ट लगाए रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न आकार के नट एवं बोल्ट के लिए निम्न में से किस स्पेनर का प्रयोग चाहे उपयोग किया जाता है। विभिन्न आकार के नट एवं बोल्ट के लिए निम्न में से किस स्पेनर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा स्क्रू रेंच, यानी कि स्क्रू रेंच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गेंद को निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तब इसका त्वरण कितना होता है। जब एक गेंद को निश्चित ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तब इसके त्वरण कितना होता है, चाहे इसका त्वरण तब कितना होता है दोस्तों, तो इसका जो त्वरण होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 9.81 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। प्रकाश वर्ष दोस्तों किसकी इकाई है, तो वह दूरी की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इंडिकेटर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, जो इंडिकेटर माइक्रोमीटर होता है उसका अल्पतमांक कितना होता है, यानी कि जो डायल पे चाहे या फिर इलेक्ट्रिक होता है उस पर जो उसको बोला है इंडिकेटर माइक्रोमीटर में अल्पतमांक होता है, डिजिटल में अल्पतमांक बोल रहा है, तो उसमें जो अल्पतमांक होता है दोस्तों वह होता है 0.001 mm, और जो साधारण मीट्रिक माइक्रोमीटर होते हैं उसका जो अल्पतमांक होता है वह होता है 0.01 mm। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है। यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, यांत्रिक गुण कहते हैं। यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों के प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है, तो यांत्रिक गुण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। नॉर्मलाइजीकरण का उद्देश्य मुख्य है, यानी कि नॉर्मलाइजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो नॉर्मलाइजिंग किया जाता है पार्ट को उसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों,
तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है धातु पार्ट को नरम करना, ऑप्शन बी है मशीनिंग योग्यता को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो नॉर्मलाइजिंग दोस्तों किस लिए किया जाता है? नॉर्मलाइजिंग दोस्तों इसलिए किया जाता है कि उसके पार्ट के ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रेन पार्ट को रिफाइन करके उसको मशीनिंग योग्य बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। टू मिल द हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, यानी कि षटकोणीय बोल्ट को मिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिलिंग ऑपरेशन सबसे उपयुक्त है? दोस्तों कौन सा ऑपरेशन सबसे उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है फॉर्म मिलिंग, ऑप्शन बी है स्ट्रेडल मिलिंग, ऑप्शन नंबर सी है फेस मिलिंग, ऑप्शन नंबर डी है एंगुलर मिलिंग। तो जो षटकोणीय बोल्ट यानी कि हेक्सागोनल बोल्ट होता है उसको मिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिलिंग ऑपरेशन सबसे उपयुक्त होता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा स्ट्रेडल मिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस प्रकार के स्प्रिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्थान सीमित होता है तथा भार अधिक होता है? किस प्रकार के स्प्रिंग का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर स्थान सीमित होता है तथा भार अधिक होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोनिकल डिस्क स्प्रिंग का प्रयोग अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों सिरों पर बाहरी थ्रेड वाले पाइप के एक छोटे से टुकड़े को दोनों सिरों पर बाहरी थ्रेड वाले पाइप के एक छोटे से टुकड़े को क्या कहते हैं? जो दोनों सिरों पर, जैसे दोस्तों यह पाइप है, उसके दोनों सिरों पर जो थ्रेड बना होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो निप्पल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेती की लंबाई मापी जाती है। रेती यानी कि दोस्तों फाइल की लंबाई मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए शोल्डर से टिप तक या पॉइंट तक, ऑप्शन बी है हिल से टिप या पॉइंट तक, ऑप्शन सी है टैग से टिप या पॉइंट तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रेती की लंबाई मापी जाती है दोस्तों वह मापी जाती है हिल से लेकर के कहाँ तक? तो टिप या पॉइंट तक। टिप या उसको पॉइंट भी बोला जाता है, यानी कि हिल से लेकर टिप या पॉइंट तक रेती की लंबाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन अनुपात है। जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें कंप्रेशन अनुपात क्या होता है दोस्तों? पिस्टन 4 स्ट्रोक में कार्य करता है। एक होता है सेक्शन, एक होता है कंप्रेशन, एक होता है पावर, एक होता है एग्जॉस्ट। यानी कि सेक्शन में वायु को अंदर लेता है, कंप्रेशन में उस वायु को प्रेस करता है से, और पावर में वायु को मतलब उसको जलाया जाता है और एग्जॉस्ट में वह बाहर निकल जाता है। यानी कि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन अनुपात वही सेकेंड अनुपात को पूछ रहा है कि उसका जो अनुपात है वह पेट्रोल इंजन का अनुपात कितना होता है दोस्तों? तो कितना होता है? तो वह होता है 9.1 से लेकर के 11.1 के अनुपात में इसका कंप्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फीटर इटारसी वाले में पूछा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक कार्य करते हैं। जो स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक कार्य करते हैं किस सिद्धांत पर यह कार्य करते हैं यही पूछा है। तो यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सामग्री परिवहन के लिए वाहनों का उपयोग तब किया जाता है जब व्याप्त अवस्थाओं में सम्मिलित हो। क्या सम्मिलित होना चाहिए? तो समान भार, ऑप्शन बी है सामग्री तुलना में निरंतर चलती रहे, ऑप्शन सी है मार्ग परिवर्तन न हो, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सामग्री परिवहन के वाहनों का उपयोग तब किया जाता है जब व्याप्त अवस्थाओं में सम्मिलित हो। क्या क्या? तो समान भार भी हो, सामग्रियाँ तुलनात्मक रूप से निरंतर चलती भी रहें और
रूट ऑफ टू नॉट वेरी, यानी कि मार्ग परिवर्तन ना हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है। क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो, यानी जो डैश से संबंधित है, यानी कि जो किससे संबंधित है। क्रायोजेनिक दोस्तों किससे संबंधित है, यही पूछ रहा है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? अत्यंत नीचे तापमान से, यानी कि वेरी लो टेम्परेचर से, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वेरी लो टेम्परेचर से क्रायोजेनिक भौतिकी की शाखा एक है जो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मार्किंग करते समय रिफरेंस सतह, मार्किंग करते समय रिफरेंस सतह डैश के द्वारा मिलती है। जो रिफरेंस सतह होती है वह मार्किंग करते समय रिफरेंस सतह किसके द्वारा मिलती है दोस्तों? तो वह मिलती है ऑप्शन नंबर ए सरफेस गेज, ऑप्शन नंबर बी है वर्क पीस, ऑप्शन नंबर सी है काम करने के लिए ड्राइंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मार्किंग गेज, मार्किंग मेज की सतह। तो जो मार्किंग करते समय रेफरेंस सतह के लिए किसके द्वारा मिलती है दोस्तों? तो काम करने के लिए ड्राइंग रेफरेंस के तौर पर प्रयोग की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है? जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट क्या होता है दोस्तों? तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर में जो डाटा इंडिकेट किया जाता है या फिर जो दिखाया जाता है डाटा को, वो ब्रिटिश में इंच में दिखाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 0.001 इंच ब्रिटिश में। और जो मीट्रिक में होता है दोस्तों, यही मीट्रिक माइक्रोमीटर में कितना होता है? तो उसमें डाटा को दिखाया जाता है दोस्तों mm में, यानी कि मीट्रिक माइक्रोमीटर में तो होता है 0.01 mm और ब्रिटिश में 0.001 इंच। दोस्तों यह जो डबल का सिंबल है यहाँ पे वह इंच का सिंबल है। और इसको एक दूसरे भाषा में दोस्तों इसको मिनट भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक रहेगा तो यह मिनट हो जाएगा, और यहाँ पे डबल रहेगा तो यह सेकेंड हो जाता है। और अगर कोई माइक्रोमीटर में इसमें लिस्ट काउंट की बात कर रहा है तो इसमें सेकेंड नहीं आएगा दोस्तों, इसमें इंच आएगा डबल काचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उस पर दबाव डालने पर खींचने पर टूटता नहीं है, खिंचाव सहन करने की शक्ति को क्या कहते हैं? जो धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह दबाव डालने या खींचने पर टूटता नहीं है, खिंचाव सहन करने की शक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है तन्यता, ऑप्शन बी है यील्ड पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी है टेनासिटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रतिबल। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह दबाव डालने पर खींचने से टूटता नहीं है तथा खिंचाव सहन करने की शक्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है टेनासिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में पूर्ण एनीलिंग के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है दोस्तों? हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में पूर्ण एनीलिंग के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है उच्च महत्वपूर्ण तापमान से 30 से 50 डिग्री नीचे, उच्च निम्न महत्वपूर्ण तापमान से 30 से 50 डिग्री ऊपर, निम्न महत्वपूर्ण तापमान से 30 से 50 डिग्री नीचे, या फिर उच्च से उच्च महत्वपूर्ण तापमान से 30 से 50 डिग्री ऊपर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेक्टाइल स्टील में पूर्ण एनीलिंग के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? तो निम्न महत्वपूर्ण तापमान से 30 डिग्री से 50 डिग्री ऊपर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई हजारों कर्तन कोर द कटिंग टूल विथ सेवरल, यानी कि बहुत अधिक, यानी कि द कटिंग टूल विथ सेवरल थाउजेंड ऑफ कटिंग एज इज, यानी कि कई हजारों कर्तन कोर सहित कर्तन उपकरण को क्या कहते हैं या फिर होते हैं? कौन सा होता है दोस्तों? तो जो बहुत हजारों या बहुत ज़्यादा जिसमें कटिंग एज हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी इसका सही हो जाएगा, ग्राइंडिंग चक्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बीएसआई के अनुसार, बीएसआई ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी कि इसके अनुसार सॉफ्ट कितने प्रकार के होते हैं? बीएसआई के अनुसार सॉफ्ट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो बीएसआई के अनुसार सॉफ्ट होते हैं जो वह 21 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के अपघर्षण कणों को सारण यानी कि होनिंग में उपयुक्त जोड़ने द्वारा संगठित किया जाता है। किसमें दोस्तों? अब किसके अपघर्षण कणों को सारण या होनिंग में उपयुक्त जोड़ने के लिए संगठित किया जाता है? किसको दोस्तों? तो सिलिकॉन कार्बाइड को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड के अपघर्षण कणों को सारण यानी कि होनिंग में उपर्युक्त जोड़ों द्वारा संगठित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों होनिंग में जो बॉन्डेड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है, बॉन्डेड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है तथा इसके द्वारा लगभग दोस्तों होनिंग प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों लगभग में डाटा दोस्तों लगभग 2.5 mm की परत को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सी सामग्री को उदंत रेती से काटा जा सकता है? निम्न में से कौन सी सामग्री को उदंत रेती से काटा जाता है यानी बास्टर्ड से, यानी कि कौन है दोस्तों? कास्ट यानी कि लकड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। वाल्व लॉक क्या होता है? वाल्व लॉक क्या होता है? वाल्व को किसी विशेष उद्देश्य से एक स्थिति में फिक्स कर देना। ऑप्शन नंबर बी है इंजन चलते समय वाल्व का काम बंद कर देना। ऑप्शन सी है वाल्व द्वारा एग्जॉस्ट गैस को सिलेंडर में ही रोक लेगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी है वाल्व के अपने स्थान पर दबाए रखने के लिए उपयुक्त स्प्रिंग को रोकने के लिए उपयुक्त पार्ट है। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाल्व लॉक क्या होता है? तो वाल्व लॉक क्या होता है दोस्तों? वाल्व लॉक को अपने स्थान पर दबाए रखने के लिए उपयुक्त स्प्रिंग को रोके रखने के लिए प्रयुक्त पार्ट है। यानी किसी पार्ट को रोके रखने के लिए वाल्व लॉक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। किस क्लच में एस्बेस्टॉस यानी कि कॉटन नॉइलिंग या प्लास्टिक नॉइलिंग प्रयोग की जाती है? क्लच का दाब स्प्रिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे डैश यानी किसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे सिंगल प्लेट क्लच कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मानक समय परिभाषित किया जाता है। दोस्तों मानक समय कैसे परिभाषित किया जाता है? तो नॉर्मल जो टाइम होता है उसमें अलाउंस को जोड़कर मानक समय परिभाषित किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन का पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन का पिस्टन जब किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है दोस्तों? तो वह घटित होता है गैस की गतिज ऊर्जा में क्या होता है? तो वृद्धि हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल के घोल में मिलाया जाता है जिससे तैयार मार्किंग मीडिया कहलाता है। व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल में घोल में मिलाया जाता है जिससे तैयार मार्किंग मीडिया क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है पर्शियन ब्लू। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पर्शियन ब्लू का प्रयोग दोस्तों मशीनिंग, जो पर्शियन ब्लू का प्रयोग किया जाता है वह मशीनिंग या फिर फिनिशिंग के लिए। मशीनिंग में दोस्तों फिनिशिंग ज़्यादा बेटर है।
फिनिशिंग की गई सतह पर पर्शियन ब्लू का प्रयोग फिनिशिंग की गई सतह पर इसका प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा प्राप्त चिन्हन बहुत स्पष्ट तथा एक्यूरेट होती है। पर्शियन ब्लू के द्वारा प्राप्त जो चिन्हन होता है उसका स्पष्ट और एक्यूरेट होती है, परंतु इसके सूखने में अधिक समय लगता है। पर्शियन ब्लू को अधिक समय लगता है सूखने में। जो इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है। वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो एक ही माप के दो स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर यह वर्नियर कैलिपर कार्य करता है। यानी कि वर्नियर कैलिपर का जो सिद्धांत है वह दो स्केलों के मापन से यह सिद्धांत कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। दोस्तों जर्मन सिल्वर में जर्मन की सिल्वर की मात्रा नहीं होती है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा नहीं होती है और इसमें जर्मन सिल्वर में एक मिश्र धातु है जो इसमें कौन सा मटेरियल कितना कितना मात्रा में और कितना है उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो जर्मन सिल्वर में जो उपयोग किया जाता है कॉपर, जिंक और निकल प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि कॉपर, जिंक और निकल, यानी कि कॉपर, जिंक और निकल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो इसमें कॉपर दोस्तों प्रयोग किया जाता है, कॉपर कॉपर का दोस्तों प्रयोग लगभग 60% किया जाता है और जिंक का जो प्रयोग किया जाता है वो लगभग 20% और निकल जो प्रयोग किया जाता है वो भी लगभग 20% प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक साइड दिया हुआ है मटेरियल, एक साइड उसकी प्रोसेसिंग, यानी कि एल्युमिनियम पाउडर, क्रोमियम पाउडर, एल्युमिनियम तथा क्रोमियम पाउडर या फिर जिंक पाउडर। और एक साइड दिया हुआ उनके कोडिया प्रक्रिया, यानी कि क्रोमाइजिंग, सेरेडाइजिंग, क्लोराइजिंग या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो निम्नलिखित कथन का मिलान करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होगा तो देखते हैं। ए एल्युमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर यह दोस्तों किससे मैच करेगा? तो क्लोराइजिंग से, यानी कि एल्युमिनियम पाउडर किससे? तो यह तीसरा का हो जाएगा, यानी कि क्लोराइजिंग कौन सा है? तो यह ए का है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? क्रोमियम पाउडर। क्रोमियम पाउडर तो यह दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है क्रोमियम पाउडर का। क्रोमियम पाउडर यह होगा और इलेक्ट्रोप्लेटिंग यह, यानी कि इसका है बी का 4 नंबर और ए का 3 नंबर। और उसके बाद दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम कौन सा प्रक्रिया के तहत किया जाता है? तो क्रोमाइजिंग। एल्यूमिनियम से क्या किया जाता है? तो क्रोमाइजिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है जिंक पाउडर, और जिंक पाउडर जो प्रयोग किया जाता है वह सेरोडाइजिंग में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जिंक पाउडर किस में प्रयोग किया जाता है? तो सोरेडाइजिंग में किया जाता है। यह इससे मैच करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह सही आंसर कौन सा होगा? तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तीसरा से दोस्तों कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। एक बहुत सूक्ष्म छेद बनाने के लिए प्रचालन की सही क्रम है। जो एक सूक्ष्म बहुत छोटे आकार का छेद बनाया जाता है उसका सही अनुक्रम क्या है दोस्तों? कौन सी प्रक्रिया पहले की जाती है, कौन सी बाद में? तो सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी की जाती है? तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ड्रिलिंग पहले की जाती है, उसके बाद रिमिंग की जाती है, उसके बाद होनिंग की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्रिलिंग, रिमिंग और होनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों इंग्लिश में जो दिया है वह यह
रिमेइंग नहीं है, यह टाइपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरफियरेंस फिट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरफियरेंस कौन सा फिट है दोस्तों। तो इंटरफियरेंस फिट यानी कि इंटरफियरेंस फिट में दोस्तों शाफ्ट का जो साइज होता है, इंटरफियरेंस फिट में जो शाफ्ट का साइज होता है होल के साइज से थोड़ा बड़ा होता है। जो इंटरफियरेंस फिट होता है वह शाफ्ट के साइज हमेशा होल साइज से बड़ा होता है और इसके अलाउंस हमेशा ऋणात्मक होता है। जो इसका अलाउंस दिया जाता है वह हमेशा ऋणात्मक होता है। और इसमें दोस्तों होल साइज लोअर लिमिट और के अंतर द्वारा दर्शाया जाता है और अपन शाफ्ट साइज अपर लिमिट के अंतर द्वारा दर्शाया जाता है। और इसमें दोस्तों हमेशा होल की टॉलरेंस जोन शाफ्ट टॉलरेंस जोन के नीचे होती है। होल की टॉलरेंस जो शाफ्ट टॉलरेंस जोन के नीचे होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा 50 का। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H7/R6 हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।